बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। तो हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है क्योंकि हम y की पावर भी देख रहे हैं 1 है और सेकंड डेरिवेटिव हो या फर्स्ट डेरिवेटिव हो या फोर्थ डेरिवेटिव हो या थर्ड, सबकी जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनके कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम को नोट कर लेंगे। तो हमारे पास पहले से लिखा है, हम यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली स्टेप में ये करेंगे, इसको डी नोटेशन में रख देंगे, यानी हम ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है उसको डी वाई से डिनोट कर देंगे, यानी डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा उससे डी स्क्वायर से, फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो डी की पावर 4 से। तो डी की पावर 4 वाई हो गया, ये प्लस का 2 टाइम्स ये डी स्क्वायर वाई हो गया और प्लस का वाई राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है। ये वाई को राइट हैंड साइड में हम कॉमन दे देंगे बाहर, तो डी की पावर 4 प्लस का 2 डी स्क्वायर प्लस 1 वाई को यहाँ पर लिख लेंगे कि ऑपरेटर वाई पर ऑपरेट हो रहा है। वाई को हम लेफ़्ट में नहीं लिख सकते, राइट में ही लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं। एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो गया ये। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं। वाई इज इक्वल टू जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा एक्स की फॉर्म में होएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें 4 आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ही मिल जाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करें, उसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको लिखते हैं इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसे लिखने के लिए हम जहाँ पर भी डी नज़र आए वहाँ पर आप m लिख दीजिए। तो m की पावर हो जाएगी 4 प्लस का 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। इस y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन है उसमें d की जगह पर m पुट करके इसको 0 के बराबर पुट कर दें, इसे m के लिए इसे सॉल्व कर लें। तो हम देख रहे हैं कि इसे m की पावर 4 को लिखा जा सकता है m स्क्वायर का होल अब स्क्वायर और इस 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, और बीच वाली क्वांटिटी को इन दोनों का इंटू यानी m स्क्वायर का और 1 का इंटू का ट्वाइस लिख सकते हैं। और ये हमारा आइडेंटिटी बन चुकी है। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी का होल अब स्क्वायर होती है। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, a की जगह पर m स्क्वायर है, b की जगह पर 1 है, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा होल अब स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m की ये 4 पावर है तो m की 4 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन हम जब इसको जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमें 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसे रिपीट करना पड़ेगा कि होल अब स्क्वायर है, यानी एम स्क्वायर प्लस 1 दोबारा से 0 रखेंगे तो 2 वैल्यू m की यहाँ से मिल जाएंगी, 2 वैल्यू m की यहाँ से मिल जाएंगी। हालांकि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। तो एक को ही सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में आके आप रिपीट कर दीजिएगा या फिर आप साथ साथ भी एक ही चीज़ को रिपीट कर सकते हो। इसको 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो सेम यही कैलकुलेशन यहाँ पर भी हो जाएगी। फिर m स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस को हम अगले पेज पर नेक्स्ट स्टेप को लिख देते हैं और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर -1 पर, और स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती हैं। दूसरा वाले भी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो सेम यही चल रहा है, चाहे आप एक ही बार सॉल्व कीजिए। और स्क्वायर रूट के अंदर जब -1 होता है तो आप इसको लिख देते हैं आई आयोटा लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमें m की वैल्यू 2 यहाँ से मिल गई, 2 यहाँ से मिल गई, 4 कुल मिला के ये m की यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू है, यानी 4 वैल्यू आ गई क्योंकि m में 4 पावर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो यानी m में ये इक्वेशन था हमारा, तो m की ये 4 वैल्यू हमको मिल गई हैं। और m की जैसे प्लस वैल्यू है तो साथ में m की यानी प्लस आई है तो माइनस आई भी है, यानी ये कंजुगेट फार्म में वैल्यू हमें m की मिल गई। जब कंजुगेट फार्म में m की वैल्यू होती है तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और रिपीट भी हो साथ साथ तो इस तरीके से लिखते हैं। रिपीट होने की वजह से यहाँ पर c1 प्लस c2x यहाँ पर लिखा जा रहा है, और इमेजिनरी साथ ही साथ इमेजिनरी वैल्यू होने की वजह से सिर्फ हम यहाँ पर यानी रियल पार्ट 0 है तो ओनली cos x लिखेंगे। कोई भी एक्सपोनेंशियल की फार्म में रियल पार्ट वाला नहीं आ रहा है यहाँ पर।
और यहाँ पर x क्यों लिखा, क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ पर एक्चुअली 1x है, तो 1x इक्वल टू x ही होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। प्लस का अब C2 तक हो गया, तो अब यहाँ पर C3 प्लस का C4x हो जाएगा। तो सारे यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ चुके हैं। यही वैल्यू जो है हमें यानी इस एंगल के साथ में साइन में लिखना होगा, यानी जो इसमें i का जो कोफिशिएंट है वो ये यहाँ पर आ रहा है, यानी x का जो कोफिशिएंट है 1, और ये वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो इसकी वजह से हमारे ये इस तरीके से लिखा जा रहा है। रिपीट कॉम्प्लेक्स में वैल्यू भी रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर C1 प्लस का C2 इस तरीके से लिखा जाता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा ये आ चुका है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का तरीका आपको मालूम ही है कि 1 में लिख लेते हैं आप, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था लास्ट में आया था, इसमें y का कोफिशिएंट जो d का फंक्शन आया था उसको आप लिख लेते हैं, और इसके फैक्टर आपने देखा कि m की फार्म में इसके फैक्टर ये हो गए, तो हम फैक्टर की फार्म में ही इसको लिख लेते हैं, बस m की जगह पर d कर देंगे, या आप यही लिख लीजिए। फिर अगले स्टेप में इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं m² + 1 का होल अब स्क्वायर। तो ये d² + 1 का होल अब स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ये ऑपरेट होगा ऑपरेटर जो हमारा राइट डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होगा, यानी x² × cos x। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना हो के एक्सपोनेंशियल होता तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम देखें कि x² लिख दें और cos की जगह लिख दें e⁻ix लिख दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूलर फार्मूले से e⁻ix की जो वैल्यू होती है वो cos x + i sin x के बराबर होती है, यानी हमें सिर्फ cos चाहिए है और cos इसका रियल पार्ट है, तो हम ये लिख देंगे कि रियल पार्ट ऑफ 1/d² + 1 होल अब स्क्वायर और दिस वैल्यू, यानी इसका रियल पार्ट जो जब फाइंड करेंगे, यानी बाकी सब तो वैसे ही है, सिर्फ cos की अब x², तो इसका रियल पार्ट जो है वो cos x होगा, तो ये cos x ही लिखा जाएगा, साइन और i हट जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो रियल पार्ट हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा, तो इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल रियल पार्ट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम बिना इस को लिखते हुए सिर्फ इतनी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/d इसका रियल और इमेजिनरी हम बाद में देख लेंगे। तो इस x² और e⁻ix का हम ये सॉल्व करेंगे। आपको मालूम ही है कि कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर e⁻ax के साथ, यहाँ पर x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई फंक्शन यहाँ पर v हो, x का फंक्शन हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप e⁻ax को पहले लिख लेते हैं, और जहाँ पर भी आपको फंक्शन में जो d का फंक्शन है यहाँ पर, उसमें d की जगह पर आप d प्लस उतना ही कर लेंगे जिसमें x का कोफिशिएंट है a, और बाकी जो ऑपरेटर है ये बचा हुआ फंक्शन वो उस पर ऑपरेट ये वाला हमारा फंक्शन हो जाएगा, यानी v पर ऑपरेट होगा, ये फंक्शन हो जाएगा। तो इस फार्मूले का आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगली स्टेप में, यानी यहाँ पर e⁻ix तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर d प्लस कर लेंगे, e की पावर में x का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है i इसको लिखेंगे, फिर उसमें अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी चीज़ें सभी वैसे की वैसे हम लोग लिख देंगे, और ये हमारा v जो बचा हुआ है यानी x² उस पर ये ऑपरेट हो जाएगा। ये वैल्यू जो है वो हमारी चल रही है इसके, और बाद में पी फाइंड करेंगे जब हम रियल पार्ट इसका सेपरेट करेंगे। फिलहाल अभी इसको ऐसे चलने दीजिए। e⁻ix है और इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे। जब होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, फिर इन दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स i इंटू डी, और फिर सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर यानी i², प्लस का 1 लिख दें और उसका होल अब स्क्वायर, और ये x² है। फिर देखेंगे i² की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि i की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो e⁻ix 1/d² प्लस का 2id, i² की वैल्यू -1 करेंगे +1, और इसका हो जाएगा होल अब स्क्वायर इंटू x²। ये -1 + 1 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, अब इतना बचेगा उसको लिख देंगे। तो ये वैल्यू चल रही है e⁻ix
1/d² प्लस का 2ID, और यहाँ पे जो बचा है फंक्शन वो सिर्फ पॉलिनोमियल है, और आपको मालूम है ऐसे केस में डी वाले फंक्शन को बाइनोमियल न्यूमरेटर में बना देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर बाइनोमियल के लिए 1 होना ज़रूरी है, क्योंकि पावर जो है वो -1 हो जाएगी इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ऐसे केस में ये बाइनोमियल थ्योरी में n इंडेक्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 1 होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को यानी 2ID को बिल्कुल बाहर ले लीजिए ताकि ये वैल्यू 1 हो जाए जिसको शुरू में लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर d² में डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि 2ID यहाँ पर नहीं है, डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम इस पूरी वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो 1/2ID, और यहाँ पर हमने एक चीज़ और है, ये स्क्वायर छोड़ के आ रहे हैं, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, ये होल ऑफ स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ पर आप इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, जैसे कि चल रहा था, अपनी तरफ से नहीं हटा सकते। और जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे इसको, तो इसका भी फिर जो भी पावर इसकी है वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी 2 है तो 2 आ जाएगी, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर में करना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल हम इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो 1 प्लस ये देखो d की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो d/2I हो जाएगा, उसकी पावर हमें 2 करना होगी माइनस की, क्योंकि न्यूमरेटर में ले आए। ये फंक्शन है जिस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है पूरे। e⁻IX है ये, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, I का स्क्वायर I² रहेगा, और d² हो जाएगा। आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर दें। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे कि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंसन होता है, 1 प्लस nx प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2x², और इसी तरीके से ये पावर ऐसी बढ़ती जाएगी। और इसमें अगर पावर होल नंबर के अलावा कुछ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे इसको जब इसमें अप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल थ्योरम को, x यहाँ पर d/2y है और n के यहाँ -2 है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे यहाँ पर, लेकिन हमें सिर्फ d की जिसमें 2 पावर आ रही होगी, तो बस वहीं तक रखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम x की पावर 2 है, और यहाँ पर d² तक रखना होगा, क्योंकि अगर हम x² का 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, 4 बार करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए बाकी सारे टर्म छोड़ देंगे, शुरू के ही टर्म लिख देंगे जहाँ तक d² मिल रहा। तो फार्मूला क्या था, 1 प्लस का ये फार्मूला था, ध्यान रखिए, 1 प्लस nx, तो हमारा n जो है वो माइनस का 2 है, तो -2 इंटू x की जगह पर d/2y हो जाएगा, और फिर अगला टर्म हो जाएगा n-1/2 d², यानी d/2y का x² मतलब d/2y का स्क्वायर। यहीं से हमें d² मिल रहा है, इसलिए बाकी सारे टर्म छोड़ देंगे, क्योंकि वो आगे चल के 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चल रहा है e⁻IX, और अपान में 1/4 इंटू I² की जो वैल्यू है -1 हो जाएगी इंटू d², और ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये d/I हो चुका है। और यहाँ पर भी कैलकुलेशन थोड़ा सा हम कर लेते हैं, यानी -2 और ये माइनस का 3/2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होती है, और इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो d²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और I का स्क्वायर I² हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन करने के बाद यहाँ पर x² पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। हम इसको अगली स्टेप में करते हैं, ये प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 1/4 को हम पहले लिख देते हैं, और यहाँ पर e⁻IX है, और 1/d² है जो ऑपरेटर है, इसको हम बाद में ऑपरेट करेंगे। पहले हम इन कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं कोफिशिएंट से। 1 - d/I, और यहाँ पर माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये अपान में 4 हो जाएगा। I² की वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, और यहाँ पर d² प्लस एंड ऑन कर देंगे, और x² पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, तो ऑपरेट करके हम दिखा देंगे। -1/4 e⁻IX इंटू 1/d² ऑपरेटर 4 पर ऑपरेट हो रहा है, और अभी हम ऑपरेट कर देते हैं इसको भी, तो 1 ऑपरेट होगा, x² आ जाएगा, -1/I को साइड से रखें, और d ऑपरेट होगा x² पर, ये प्लस माइनस को इंटू माइनस का 3/4 हो जाएगा, और d² ऑपरेट हो जाएगा x² पर। बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो उनको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो -1/4 e⁻IX, बल्कि निगलेक्ट क्या करें, बल्कि वो 0 हो गए और इसमें ऐड हो गए, ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर हम 1/d² लिख दिया, और उसके बाद x² माइनस का 1/I, और इस d का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है x² को 2 बार, एक ही बार
एक्स स्क्वायर करना है तो 2x आ जाएगा, माइनस का 3/4 और यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार किया था तो 2x आ गया, दोबारा करेंगे इसको तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। क्यों, इसी चीज़ को जो वैल्यू आई है इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन और फिर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना, तो इतना आ गया। ये हमारा लगभग कंप्लीट है। बस हमें अभी ये ऑपरेटर भी ऑपरेट करना और रियल पार्ट हमें फाइंड करना होगा यहाँ से। और फिलहाल हम यहाँ पर जो d² से 2 पार्ट में कर देंगे, d कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो चल रही है जिसके लेफ्ट हैंड साइड के कुल उसको रखिए, वो माइनस का 1/4 e⁻�ix वो वही रहेगी। और बाद में हम रियल पार्ट जब करेंगे, हाँ d² को हमने बोला था 1/d अलग कर लें, और एक जो 1/d है उसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन करेंगे जो भी फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पर फंक्शन है x² है माइनस 2/i कांस्टेंट है और ये x है। उसके बाद है ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 3/2 बचेगा सिर्फ, और इंटू 1 कैंसिल सकते हैं और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। हमने यहाँ पर 4 को कैंसिल कर दिया 2 से, तो ये 2 कैंसिल होके आ गया, यहाँ पर 3/2 आ गया, इंटू 1 पहले से था वो हमने 1 भी लिख दिया है, हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी देगा वो। तो 1/4 इंटू e⁻�ix और ये 1 अभी d रखा रहने दें। इस इंटीग्रेशन साइन को जब तीनों पर टर्म पर अप्लाई करेंगे, जब इस पर करेंगे तो पावर 1 इसमें ऐड हो जाएगी, 3 और अपान में भी यही पावर आ जाएगी। -2/i कांस्टेंट बाहर लिख दें और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² एक पावर है तो 2 पावर आ जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा। -3/2 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो x हो जाएगा, जैसे कि हमने बोला ये हमें हेल्प करेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 3/2 कांस्टेंट हो गया। अब ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और हम इंटीग्रेशन करने के लिए 1/d जो है इसे ऑपरेटर को कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन में, और ये वैल्यू जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ माइनस ये 1 कर सकते हैं, 1 टाइम्स कैंसिल हुआ था 1/i और x² माइनस का 3/2 x, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा तो इनका टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर लेंगे। -1/4 e⁻�ix, जब इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लें, x³ का करेंगे पावर 1 बढ़ जाएगी, अपान में 4 उतनी ही आ जाएगी यानी 4 -1/i, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा, माइनस का 3/2 और x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन होने पर 2, अपान में भी 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन तो हमारा हो चुका है, लेकिन अभी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में से बांटना है। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं e⁻�ix और इसको रेशनलाइज बना देते हैं, यानी i डिनोमिनेटर में है तो उसको हमें न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे 1/12 हो जाएगा x⁴ माइनस इसमें हमने कहा कि डिनोमिनेटर्स में i से ख़त्म करने के लिए हम i को नीचे इंटू कर रहे हैं ताकि हम रियल बना सकें इसको डिनोमिनेटर को, और रियल और इमेज पार्ट को सेपरेट करना हमारा मेन मकसद है कि आप x³ हमने 3 को पहले लिख दिया और i को ऊपर नीचे इंटू कर दिया है। -3/2 इंटू 4 हो जाएगा, 3/4 x² हो गया। रियल वाले पार्ट को अलग करके लिख देते हैं हम यहाँ पर, और इमेजिनरी वाले पार्ट को अलग कर देते हैं। ये रियल पार्ट है 1/12 और x⁴ -3/4 x² रियल पार्ट है और इतना इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है वो इसको प्लस बना देगा, यानी प्लस का 1/3 i इंटू x³, ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट हमारा अलग हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग हो गया है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसको भी हम बदल सकते हैं यूलर फार्मूला के अकॉर्डिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट में। e⁻�ix की वैल्यू होती है cos x और प्लस का i sin x, और इसको मल्टीप्लाई होना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये तो रियल पार्ट है 1 यानी x⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12 माइनस 3x²/4, ये रियल पार्ट है, प्लस 1/3 i इंटू x⁴। अब जो मैं रियल ये वैल्यू जो चल रही थी वो इस वैल्यू के इक्वल आई है हमारी, और पी हमारा जिस वैल्यू का रियल पार्ट है। तो अब हम पी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ओनली रियल पार्ट ही लिखेंगे, पी हमें चाहिए है। तो देखिए -1/4 तो अलग कर लीजिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये इनका तब हमारा रियल पार्ट मिलेगा जब हम रियल का रियल में इंटू करेंगे। लिख कर दीजिए
यानी एक्स की पावर 4/12 माइनस 3x² इंटू कॉस एक्स, और तब रियल मिलेगा जब हम इमेजिनरी का इमेजिनरी में इंटू करेंगे, लेकिन ये विद निगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो हमें देखिए 1/3 और x³ तो मिलेगा ही, साइन x मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 होती है। तो थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया यहाँ पर, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। अब इस 1/4 को हम अंदर ले जाएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ चीज़ें हम चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से। सबसे पहले तो हम इसमें से x² कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, तो -1/4, और अभी सिर्फ हमने यहाँ से x² को कॉमन लेके हम देख रहे हैं, तो ये x² बचेगा बाद में 12 माइनस का 3/4, ये x² बाहर हो चुका है, x² हमने यहाँ लिख दिया cos x, और साथ ही साथ हम ब्रैकेट को ओपन करके -1/4 का इधर इंटू कर रहे हैं, तो माइनस का 1/, देखिए माइनस ये माइनस में प्लस का हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, और x³ है और sin x है। तो ये वाला टर्म पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देंगे, वैसे हमारा pi तो आ ही चुका है। अब चाहें तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, और वो एलसीएम जो होगा 12 हो जाएगा। तो 1/4 12 को अगर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये x² बचेगा, माइनस ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 3 का 3 में इंटू का 9 हो जाएगा, x² इंटू कॉस एक्स और प्लस का 1/12 x³ इंटू साइन एक्स हो गया, और ब्रैकेट इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 4 का इसमें इंटू कर दें तो 1/48 हो जाएगा। इन दोनों के इंटू, माइनस का इंटू करने पे ये प्लस हो जाएगा 9, इसको पहले लिख दें, माइनस हो जाएगा x², इसको हम बाद में लिख देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x² इंटू कॉस एक्स से, और प्लस का 1/12 x³ इंटू हमारा साइन एक्स ये चल रहा है। ये वैल्यू जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ पर जैसे कि शुरू में हमने बताया था कि जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। हैंस दी जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिस सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा 4 ऑर्डर का था, इसलिए यहाँ पर 4 जो होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था उसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं सबसे पहले पीछे से देख के, c1 प्लस का c2x इंटू कॉस एक्स प्लस का c3 प्लस का c4x इंटू साइन एक्स। उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हमने फाइंड किया है, प्लस का 1/48 आया था जो, और ब्रेक 9 माइनस x² है इंटू x² इंटू कॉस एक्स प्लस 1/12 x³ इंटू साइन एक्स। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।